नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई अक्सर इसे एक बड़ी आग की तरह देखा जाता है, लेकिन हर बड़ी आग छोटी-छोटी चिंगारियों से ही तो भड़कती है। आज हम उन्हीं भूली बिसरी चिंगारियों की कहानी जानेंगे। 1857 का महाविद्रोह। हाँ, हम सब ने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा है और अक्सर यही कहा जाता है कि ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन क्या सच में ये पहली लड़ाई थी, या फिर ये उस लावा का धमाका था जो मतलब पिछले 100 सालों से अंदर ही अंदर खौल रहा था? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो फिर 1857 से पहले का भारत था कैसा? क्या सब लोग चुपचाप बैठे थे? क्या सब कुछ ठीक था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि प्रतिरोध की मतलब बगावत की अनगिनत लहरें पूरे देश में उठ रही थीं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल विद्रोहों की। अब ये क्या थे? ये असल में उन राजा महाराजाओं, नवाबों और जमींदारों के विरोध थे जिनसे अंग्रेजों ने उनकी सत्ता, उनकी जमीन सब कुछ छीन लिया था। तो ये एक तरह से अपनी खोई हुई इज्जत और अधिकार वापस पाने की लड़ाई थी। लेकिन रुकिए, ये बगावत सिर्फ महलों और किलों तक ही नहीं थी। असली आग तो आप कह सकते हैं खेतों में सुलग रही थी, जहां भारत का किसान वो अंग्रेजी नीतियों की चक्की में बुरी तरह पिस रहा था। और उनके गुस्से की वजह बहुत सीधी और साफ थीं। सोचिए, ब्रिटिश राज की नीतियां ऐसी थीं कि किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा था। लगान था कि बढ़ता ही जा रहा था, और ऊपर से साहूकार वो तो जैसे खून चूसने पर तुले थे। हद तो ये थी कि जो पीढ़ियों पुराने कब्जेदारी के अधिकार थे वो भी उनसे छीने जा रहे थे। और यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये कि ये सब एक जगह नहीं हो रहा था। ये चिंगारियां देश के अलग अलग कोनों में फूट रही थीं। जैसे बंगाल में टीटू मीर थे, जिन्होंने जमींदारों के लगाए एक अजीब से दाढ़ी टैक्स के खिलाफ आवाज उठा दी। फिर थे पागलपंथी, जिन्होंने करम शाह के बेटे टीपू के साथ मिलकर ज्यादा लगान देने से साफ मना कर दिया। और दादू मियाँ का फराइजी विद्रोह, अरे उनका मकसद तो सीधा था, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करो। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 22। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सिर्फ 1836 से 1854 के बीच, मतलब 20 साल से भी कम समय में मालाबार में 22 बार मोपला विद्रोह हुए। और वजह बस एक, बेतहाशा बढ़ाई गई लगान की मांग। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि असंतोष कितना गहरा और फैला हुआ था। अच्छा, किसानों की बात तो हो गई। अब जरा उन समुदायों की तरफ चलते हैं जिनका संघर्ष सिर्फ पैसों या लगान का नहीं था। नहीं, उनका संघर्ष अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी जमीन बचाने का था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आदिवासी विद्रोहों की। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। 1857 से पहले जितने भी आंदोलन हुए, उनमें आदिवासी आंदोलन वो सबसे ज्यादा हुए, सबसे ज्यादा जुझारू थे, और हां, सबसे ज्यादा हिंसक भी। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। और उनके विद्रोह की वजह है वो सीधे सीधे ब्रिटिश नीतियों से जुड़ी थीं। देखिए, उनकी हजारों साल पुरानी परंपरा थी कि जमीन सबकी होती है, जिसे तोड़ा जा रहा था। जंगल जो उनका घर थे, उन पर उनके अधिकार छीने जा रहे थे। झूम खेती पर रोक लग रही थी, और फिर पुलिस, व्यापारी, साहूकार, ये सब बाहरी लोग मिलकर उनका शोषण कर रहे थे। ऊपर से ईसाई मिशनरी उनके रीति रिवाजों में दखल दे रहे थे। मतलब हर तरफ से हमला हो रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। सारे आदिवासी विद्रोह एक जैसे नहीं थे। जो विद्रोह भारत की मुख्य भूमि में हो रहे थे और जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहे थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। आइए इस फर्क को समझते हैं। हाँ, तो ये फर्क बहुत साफ है। मेनलैंड इंडिया के आदिवासी विद्रोहों का फोकस था जमीन और जंगल से जुड़ी शिकायतें। उनका गुस्सा उन बाहरी लोगों पर था जो उनकी जिंदगी में दखल दे रहे थे। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो वहां लक्ष्य पूरी तरह पॉलिटिकल था। उन्हें या तो स्वायत्तता चाहिए थी या फिर पूरी आज़ादी। और उनका ये संघर्ष भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से अक्सर अलग थलग रहा और बहुत बहुत लंबा चला। अब इतनी सारी अलग अलग बगावतों के बावजूद, चाहे वो किसानों की हों या आदिवासियों की, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थीं। एक जैसा पैटर्न था, एक तरह का ब्लूप्रिंट था इन सभी विद्रोहों का। जैसे इन सभी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अपनी जातीय एकजुटता, एक दूसरे से जुड़े होने का भाव। और उनका गुस्सा, ये ध्यान देने वाली बात है, सभी बाहरी लोगों पर नहीं था। उनका निशाना थे वो साहूकार और व्यापारी जिन्हें वे औपनिवेशिक सरकार का ही एक हिस्सा मानते थे। और इन विद्रोहों को लीड करने वाले अक्सर मसीहा जैसे करिश्माई नेता होते थे,
जैसे संथाल विद्रोह के सिद्धू और कान्हू, जिन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि वो उनके सारे दुख दूर कर दें। लेकिन इन सभी विद्रोहों का अंजाम बहुत दुखद रहा। जैसा कि ये कोट बताता है, एक तरफ थे पारंपरिक हथियार, तीर कमान, भाले, और दूसरी तरफ थीं अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकें और तोपें। मुकाबला बराबरी का था ही नहीं, नतीजा तो जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। ये एक असमान लड़ाई थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कुर्बानियां बेकार गईं? क्या ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों में लिखी कुछ असफल कोशिशें थीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी एक बहुत बड़ी विरासत है। हाँ, ये सच है कि इन सभी विद्रोहों को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन ये नाकाम नहीं हुए। इन्हें उन अंगारों की तरह समझना चाहिए जो बुझे नहीं, बल्कि उन्होंने धीरे धीरे उस बड़ी आग को हवा दी जो 1857 में और उसके बाद पूरे देश में भड़कने वाली थी। तो अगली बार जब 1857 की क्रांति की बात हो, तो उन भूली बिसरी चिंगारियों को जरूर याद कीजिएगा और ये सवाल जरूर सोचना होगा, क्या उनकी कहानी जाने बिना हम आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर कभी समझ सकते हैं?